कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 21 जिसका नाम है आंकड़े, अभ्यास 21 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो पाठ को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि आंकड़े होते क्या हैं, आंकड़े किसको कहा जाता है। देखिए, जब हम संख्याओं को किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं, तब उन संख्याओं को आंकड़े कहते हैं। जब संख्याओं से हमें कोई विशेष जानकारी मिलती है, उन संख्याओं को हम आंकड़े कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ संख्याएं यहाँ पर लिख रही हैं, तो इन संख्याओं को हम आंकड़े कहेंगे, क्योंकि इन संख्याओं से हमें कोई जानकारी यहाँ पर मिल रही है। जानकारी क्या है कि किसी सप्ताह एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत है। कि इस सारणी में किसी प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न का जो समय रहता है, मध्याह्न इंटरवल, इस समय जो छात्रों ने खाना भोजन ग्रहण किया है उसकी संख्या यहाँ पर इस तालिका में दर्शाई गई है। देखिए, तालिका में पहले स्तंभ में यहाँ पर क्रम संख्या लिखी हुई है, दूसरे स्तंभ में दिन लिखे हुए हैं और तीसरे स्तंभ में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या लिखी गई है कि सोमवार के दिन 120 छात्रों ने भोजन किया था, मंगलवार के दिन 110 छात्रों ने भोजन किया था, बुधवार के दिन 132 छात्रों ने भोजन किया, बृहस्पतिवार के दिन 103 छात्रों ने भोजन किया था। तो इस जानकारी, देखिए, इस तालिका में आंकड़ों को हमने एक विशेष जानकारी देने के लिए इकट्ठा किया था, तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? आंकड़े कहलाएंगी। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए कि देवेश की गाय द्वारा पिछले एक सप्ताह में दिए गए दूध की मात्रा सारणी में देखो। देखिए, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, पहली पंक्ति में यहाँ पर दिन लिखे हुए हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और दूसरी पंक्ति में यहाँ पर दूध की मात्रा लिखी गई है। जो देवेश की गाय द्वारा जो दूध दिया गया है एक सप्ताह में, उसकी मात्रा यहाँ पर लिखी हुई कि रविवार के दिन 5 लीटर दूध दिया गया, सोमवार के दिन 6 लीटर, मंगलवार के दिन 5 लीटर, बुधवार के दिन 4 लीटर, बृहस्पतिवार के दिन 7 लीटर, शुक्रवार के दिन 6 लीटर और शनिवार के दिन 5 लीटर। तो जब हम संख्याओं को किसी विशेष उद्देश्य के लिए इकट्ठा करते हैं, तब संख्याओं को हम आंकड़े कहते हैं। अब इन आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। देखिए, एक तरीका तो यही है कि हमने आंकड़ों को एक सारणी में यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है। अब इन आंकड़ों को सरलता से समझने के लिए हम इन आंकड़ों को दो तरीकों से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों को, जैसे ये आंकड़े हमारे पास एक सारणी में दिए गए थे, ये वाले आंकड़े हमने सारणी में इकट्ठे किए थे। अब इन आंकड़ों को हम सारणी में दिए गए आंकड़ों को सरलता से समझने के लिए आंकड़ों को चित्रात्मक रूप से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ये सारणी में दिए गए आंकड़ों को और सरलता से समझने के लिए हम उनको चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे देखिए, दो तरीके हैं हमारे पास चित्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने के। एक तरीका है स्तंभ या दंड आरेख। दिए गए सारणी को हम दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे या स्तंभ आरेख द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दूसरा तरीका है चित्रों द्वारा प्रदर्शित करेंगे, या जिसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक है दंड आरेख द्वारा और दूसरा है पिक्टोग्राफ द्वारा। जैसे ये पहली तालिका थी जिसमें एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न के समय जो भोजन किया गया है, जितने छात्रों द्वारा भोजन किया गया है, वो इस सारणी में आंकड़े दिए गए हैं। अब इन आंकड़ों को देखिए, हमने ये पहला वाला जो तरीका था हमारा दंड आरेख। देखिए, इन आंकड़ों को, इस सारणी में दिए गए आंकड़ों को यहाँ पर इस दूसरे वाले चित्र में दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अगर आपसे कोई कहे कि कौन से दिन, देखिए, अगर सारणी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि सारणी में देखकर बताइए कि कौन से दिन सबसे अधिक छात्रों ने भोजन किया था, तो आपको सारणी में यहाँ पर देखने में कुछ समय लगेगा। तो पिक्टोग्राफ दंड आरेख में जब आप देखेंगे इसी सारणी में दिए गए आंकड़ों को, तो देखिए, जिस आरेख का दंड सबसे अधिक लंबाई का होगा उस दिन ही छात्रों ने अधिक भोजन किया होगा। तो देखिए, बुधवार के दिन सबसे अधिक छात्रों ने भोजन किया था, क्योंकि बुधवार के दिन वाला जो दंड यहाँ पर बना हुआ है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। और सबसे कम
कौन से दिन छात्रों ने भोजन किया? तो आप यहाँ पर आसानी से देखकर बता सकते हैं कि इस दिन, देखिए, शुक्रवार के दिन छात्रों ने सबसे कम भोजन किया था मध्याह्न के समय। तो सारणी में दिए गए आंकड़ों को और सरलता से समझने के लिए हमने इस सारणी के आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। तो ये पहला तरीका था जब हम सारणी में दिए गए आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार जब अभ्यास में हमारा प्रश्न आएगा तब हम ये दंड आरेख बनाएंगे भी कि किस प्रकार बनता है, जो हम अभी आगे समझेंगे। देखिए, दूसरी तालिका यहाँ पर दी गई थी, ये सारणी दी गई थी जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े क्या है? इन आंकड़ों से हमें जानकारी मिल रही है कि देवेश की जो गाय है उसके द्वारा पिछले एक सप्ताह में दिए गए दूध की मात्रा इन आंकड़ों में दी गई है। अब इस सारणी में दिए गए आंकड़ों को देखिए इस प्रकार जब हम प्रदर्शित करेंगे, इसको बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम दिए गए आंकड़ों को चित्र की मदद से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर पहले इस स्तंभ में यहाँ पर दिनों की संख्या लिखी गई है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और यहाँ पर एक पैमाना मान लिया है कि 1 लीटर बराबर है, 1 लीटर प्रदर्शित करेगा एक कैन को। 1 लीटर दूध का मतलब है एक कैन। तो जब देखिए रविवार के दिन देवेश की गाय ने 5 लीटर दूध दिया था, तो यहां पर कैनों की संख्या कितनी बनानी होगी? क्योंकि 1 लीटर का मतलब है एक कैन। तो यहां पर 1 2 3 4 5 कैन के चित्र बने हुए हैं, इसका मतलब है रविवार के दिन 5 लीटर दूध दिया गया। तो जब हम दिए गए आंकड़ों को किसी चित्र की मदद से प्रदर्शित करते हैं तो उस तरीके को हम कहते हैं पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करना। अब हम अभ्यास 21 के पहले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, अभ्यास 21 का प्रश्न संख्या 1 है, किसी गांव में वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। देखिए, किसी गांव में जो वाहन है, जितने भी प्रकार के वाहन हैं, सभी को इस सारणी में यहां पर प्रदर्शित किया गया है और इसे दंड आरेख के रूप में दिखाओ। प्रश्न संख्या 1 में हमें आंकड़े जो हैं सारणी के रूप में दिए गए हैं, इन आंकड़ों को हमें दंड आरेख के रूप में प्रदर्शित करना है। अब दंड आरेख हम किस प्रकार बनाते हैं? तो सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे हम, बिल्कुल सीधी रेखा, एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। फिर एक लंबत रेखा यहां पर खींचेंगे, ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा यहां पर भी खींच देंगे एक। ठीक है। अब जो ये यहाँ पर वाहनों का नाम दिया गया है, देखिए वाहनों का जो नाम है यहाँ पर हम लिखेंगे वाहन। तो गांव में जितने भी वाहन है उसको हम इस क्षैतिज रेखा पर, नीचे वाली जो रेखा है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष। जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इसका नाम हम रखते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष। तो वाहनों के नाम को हम एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे यहां पर, और जो ये संख्या है, संख्या को हम वाई अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे। संख्या, वाहनों की जो संख्या है। तो जब भी हम दंड आरेख बनाते हैं या पिक्टोग्राफ बनाते हैं तो हमें एक पैमाना मानना पड़ता है। देखिए यहां पर जो वाहनों की संख्या है, सबसे कम वाहनों की संख्या 3 है और सबसे ज्यादा है 30। तो हमें ऐसी संख्या यहां पर इस बाई अक्ष पर रखनी होगी जिससे हम अपना ग्राफ बना सके। तो देखिए हम यहां पर संख्या ले लेते हैं, जैसे यहां पर संख्या लेते हैं हम 5-5 के अंतर से संख्या ले लेते हैं, या संख्या ले लेते हैं 2-2 के अंक अंतर से। तो बाई अक्ष पर हम बराबर दूरी पर कुछ बिंदु लेंगे, देखिए 2-2 के अंतराल से, जैसे यहां 0, फिर ये बिंदु बराबर बराबर दूरी पर, ये दूसरा बिंदु 4, फिर 6, उसके बाद 8, फिर ये आ गया 10, 12, 14, फिर आ गया 16, उसके बाद 18, फिर 20। अब देखिए ये यहां पर कम रह जाएगा क्योंकि हमें वाहनों की संख्या 30 तक दिखानी है। तो इसे अगर और बड़ा बनाएंगे 2-2 के अंतर से तो ये बाई अक्ष हमारा काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम ये अंतर बढ़ा देते हैं, जैसे हमने 2-2 का अंतर लिया है इसको कुछ कम कर लेते हैं, ज्यादा कर देंगे अंतर इनमें, जैसे 3-3 का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 0, यहां 3 आ गया, फिर हमने लिया 6, 3-3 के अंदर से 6, 9, फिर 12, फिर आ गया 15, उसके बाद 18, 21, फिर आ गया यहाँ पर 24, फिर 27,
और फिर यहां पर हम लिख लेते हैं 30। ठीक है, तो हमने पैमाना क्या माना है बाई एक्स पर, तो वो पैमाना हम यहां पर लिख देंगे। पैमाना है कि एक, देखिए यहां पर जो अंतर हमने एकक सेंटीमीटर का अपने स्केल से नाप लेंगे, एकक सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु लेंगे हम। 1 सेंटीमीटर बराबर हमने यहां पर मान लिया है 3 वाहन। कितना माना है? 3 वाहन। 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा वाई एक्स पर 3 वाहन। अब पहला वाहन है यहां पर साइकिल, कितना है? 30। देखिए साइकिल, गांव में जो साइकिल है उनकी संख्या है 30। तो पहले हम एक आयत बनाएंगे, देखिए इस एक्स अक्ष पर। तो कहां तक जाना चाहिए? उसकी ऊंचाई 30 तक। तो देखिए 30 यहां पर है, तो हमने ये आयत यहां पर बना लिया है एक। देखिए ये आयत हमने बना लिया है, इसमें हम लिख देंगे साइकिल। ये हो गया साइकिल का दंड आरेख। ये प्रदर्शित कर रहा है, ये जो दंड आरेख दंड हमने बनाया है ये प्रदर्शित करेगा साइकिल की संख्या को। कहां तक है इसकी ऊंचाई? इस 30 बाई एक्स पर 30 के सामने तक। अब स्कूटर है अगला वाहन 10। अब दूसरे दंड आरेख बनाएंगे 10 तक। देखिए 9 यहां पर है, तो 10, 12 और 9 के बीच में 10 होगा, 9 से थोड़ा सा आगे होगा यहां पर, तो इसके सामने तक हमने ये बना दिया 10। ये प्रदर्शित करेगा, ये जो दंड है ये इस दंड की जो ऊंचाई है वो प्रदर्शित करेगी वाहन स्कूटर को। स्कूटर। फिर अगला वाहन है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की संख्या है गांव में 25। तो हम यहां पर जो अगला दंड बनाएंगे उसकी ऊंचाई रखेंगे 25 तक बाई एक्स पर। तो देखिए यहाँ 24 है, 25 इससे थोड़ा आगे होगा, तो यहां पर हमने रख लिया ये 25। ये जो दंड है ये प्रदर्शित कर रहा है मोटरसाइकिल को, तो यहां पर हम लिखेंगे मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल ये 25 तक संख्या है। देखिए ये 30 तक गया यहां तक, ये है 10 तक है, और ये वाला जो मोटरसाइकिल हमने बनाया है इस मोटरसाइकिल की संख्या है 25। फिर अगला साधन है यहां पर कार। अगला वाहन है कार। देखिए कारों की संख्या 6 है, तो हम 6 तक बनाएंगे, अगला जो दंड बनाएंगे वो 6 तक। ये हो गया 6 तक, इसका नाम है यहां पर कार। ये जो अगला दंड हमने बनाया है ये प्रदर्शित कर रहा है कार की संख्या को। ट्रैक्टर, ट्रैक्टर है 12। अब देखिए 12 है यहां तक, तो इसके सामने तक हम यहां पर बना देंगे अगला। ये हो गया 12 के सामने तक, ये हो गया ट्रैक्टर। ये संख्या यहां तक है 12। ये प्रदर्शित कर रहा है यहां पर ट्रैक्टर को। ठीक है, ट्रैक्टर। फिर अगला वाहन है यहाँ पर बस। बस की संख्या है गांव में 3, तो 3 तक बनाएंगे यहाँ पर, 3 तो नीचे तक ही है यहाँ पर। ये हो गया बस। बस की संख्या है गांव में 3। तो दी गई सारणी में जो यहाँ पर वाहन के नाम दिए गए थे उनको हमने एक्स अक्ष पर प्रदर्शित किया, और जो संख्या दी गई थी वाहनों की उसे हमने वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया। अब इस दंड आरेख को और आकर्षक दिखाने के लिए हम इन दंड में अलग अलग प्रकार के रंग भी कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं। जैसे इस पहले दंड में मैं कलर कर देता हूं रेड, लाल रंग। दूसरे में कर लेते हैं यहां पर ऑरेंज। फिर अगले में कर लेते हैं यहां पर आसमानी। फिर यहां पर ये अगले दंड में ग्रीन कलर। फिर अलग अलग रंग यहां पर फिल कर लेते हैं इन दंड में, जिससे ये जो हमने ये दंड आरेख बनाया है ये और आकर्षक लगेगा। अगले में यहां पर ये लो। ठीक है, तो दी गई सारणी में, इस सारणी में जो आंकड़े दिए गए थे उनको हमने दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, और यह हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2। किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है और इसे पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाओ। तो प्रश्न संख्या 2 में एक सारणी दी गई है। इस सारणी में किसी कक्षा में 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या यहां पर दी गई है। नाम है यहां पर रमेश। बच्चे का नाम है रमेश। रमेश के पास पुस्तक है 4। दिवाकर के पास पुस्तकों की संख्या है 6। सुषमा के पास है 5। मंजरी के पास है 5 और रूबिया के पास है 7 पुस्तकें। अब इन आंकड़ों को हमें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। देखिए पिक्टोग्राफ में जब हम आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं, पैमाने में हम मानते हैं किसी, देखिए यहाँ आंकड़ों में जो जानकारी दी गई है वो किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों पर पुस्तकों की संख्या की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो अगर हम यहाँ पर पैमाना मान लेते हैं कि पैमाना हम मानकर चलते हैं कि एक पुस्तक का मतलब होगा, देखिए एक पुस्तक को हम प्रदर्शित करेंगे एक चित्र के द्वारा। पिक्टोग्राफ में हम आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक पुस्तक का मतलब यहां पर हम मान लेते हैं एक चित्र हम बना लेंगे, जैसे ये हमने ये चित्र यहां पर बना लिया। ठीक है, ये पुस्तक का हो गया चित्र। ये एक पुस्तक का चित्र प्रदर्शित करेगा एक पुस्तक को। तो पहले हम एक तालिका बनाएंगे। सबसे पहले एक तालिका बनाएंगे। इस तालिका में सबसे ऊपर एक पंक्ति लेंगे और स्तंभों की संख्या रखेंगे इस तालिका में 3। पहले स्तंभ में हम लिखेंगे क्रम संख्या, फिर दूसरे स्तंभ में हम लिखेंगे नाम और तीसरे स्तंभ में हम लिखेंगे पुस्तकों की संख्या। तो पहले में हम यहां लिखते हैं क्रम संख्या, फिर है नाम, बच्चे का नाम, और तीसरे में लिखनी है पुस्तकों की संख्या। पुस्तकों की संख्या। यहां पर कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, तो 5 तालिका 5 पंक्ति और बना लेंगे हम नीचे। 1 2 3 4 और 5, ये 5 पंक्तियां हमने और यहां पर बना ली। अब यहाँ पर पहला क्रम संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। नाम है पहला रमेश। रमेश। दूसरा नाम है दिवाकर। तीसरा नाम है यहाँ पर सुषमा। चौथा नाम है मंजरी। फिर पांचवा नाम है यहाँ पर रूबिया। अब रमेश के पास पुस्तकें कितनी है? आंकड़े दिए गए हैं 4 पुस्तकें हैं और एक पुस्तक का चिन्ह प्रदर्शित करता है एक पुस्तक को। तो यहाँ पर हमें कितने पुस्तकों के चित्र बनाने होंगे? 4। देखिए एक पुस्तक प्रदर्शित करेगा एक चित्र, तो हमें यहाँ पर कितने चित्र बनाने होंगे पुस्तकों के लिए? 4 चित्र बनाने होंगे, क्योंकि रमेश के पास पुस्तकों की संख्या है 4। तो यहाँ पर हमें 4 पुस्तकों के चित्र यहाँ पर बनाने होंगे। तो यहाँ पर हम 4 पुस्तकों के चित्र बना देते हैं। एक, ये 2, ये हो गए 4। अब दिवाकर के पास पुस्तकों की संख्या 6 है, तो यहाँ पर पुस्तकों के कितने चित्र बनेंगे? 6 चित्र बनेंगे। तो यहाँ पर 6 चित्र बना लेते हैं। एक, 2 हो गए। फिर तीसरी पुस्तक हम बना लेते हैं यहाँ पर 3। 4 हो गए। पांचवी पुस्तक
फिर छठी पुस्तक। अब सुषमा के पास पुस्तकों की संख्या है 5, तो हमें 5 पुस्तकों के चित्र यहाँ पर बनाने होंगे। एक, 4 और एक और बनाएंगे तब हो जाएगा 5। मंजरी के पास पुस्तकों की संख्या 5 है, तो यहाँ पर भी हमें 5 ही चित्र बनाने होंगे। पांच। और रूबिया के पास पुस्तकों की संख्या 7 है, तो एक पुस्तक का मतलब है एक चित्र। यहाँ पर कितने चित्र बनाने होंगे हमें? 7। यहाँ पर हम 7 चित्र बनाएंगे पुस्तकों के। तो रूबिया के पास पुस्तकों की संख्या 7 थी, तो यहाँ पर हमने 7 पिक्टोग्राफ यहाँ पर बना दिए हैं, 7 चित्र बना दिए हैं। पैमाना हमने यहाँ पर माना था, देखिए एक पुस्तक, एक चित्र का मतलब होगा एक पुस्तक। यहाँ पर ये हमने पैमाना यहाँ पर माना हुआ है, एक पुस्तक। तो जब भी हम आंकड़ा, जब किसी आंकड़ों को, किसी सारणी में दिए गए आंकड़ों को दंडारेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो वहां पर भी हमें एक पैमाना मानना होता है वाई एक्स के लिए। और जब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं तब भी हमें एक पैमाना यहाँ पर मानना होता है, जिसमें हम लिखते हैं किस संख्याओं को किस आकृति या किस चित्र द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक पुस्तक के चित्र का मतलब था एक पुस्तक। तो जब रमेश के पास 4 पुस्तकें थी, तो हाँ, हमको यहाँ पर कितने चित्र बनाने होंगे? 4 चित्र बनाने होंगे। दिवाकर के पास पुस्तकों की संख्या 6 थी, तो हमने यहाँ पर 6 चित्र बनाए पुस्तकों के। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 में दिए गए आंकड़ों, जो सारणी दी गई थी, सारणी में दिए गए आंकड़ों को हमने पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर दिया है। प्रश्न संख्या 2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए दंड आरेख को देखो और प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न संख्या 3 में हमें एक दंड आरेख दिया गया है, जिसको देखकर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सवाल नंबर क्या है? सबसे ज्यादा छात्र किस कक्षा में? तो आप देखकर बता सकते हैं, जिस दंड की सबसे ऊंचाई अधिक होगी उसी कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है। देखिए सबसे ज्यादा ग्राफ यहाँ पर है, ये लाल रंग का जो दंड है उसकी ऊंचाई सबसे अधिक दिख रही है। ये किस कक्षा का है? देखिए एक्स अक्ष पर कक्षाएं दी गई हैं, वाई अक्ष पर यहाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है। तो किस कक्षा में छात्र सबसे अधिक है? कक्षा 1 में। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कक्षा 1। कक्षा 1 के जो छात्र हैं वो सबसे अधिक हैं। सबसे कम छात्र किस कक्षा में है? तो आप देखिए किस दंड की ऊंचाई सबसे कम है, तो उसमें ही छात्रों की संख्या कम होगी। तो कक्षा 3 वाला जो दंड है उसकी ऊंचाई सबसे कम है, तो कक्षा 3 में छात्रों की संख्या सबसे कम होगी। तो यहां पर हम लिख देंगे कक्षा 3। सवाल नंबर 11, छात्र संख्या के आधार पर कक्षाओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छात्र संख्याओं के आधार पर हमें इन कक्षाओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले हम उस कक्षा का नाम लिखेंगे जिसमें छात्रों की संख्या कम है,
फिर उससे अधिक छात्रों की संख्या वाली कक्षा का नाम लिखेंगे। तो देखिए कक्षा 1 में छात्रों की संख्या, यहाँ पर पैमाना दिया गया है 1 मिलीमीटर बराबर है 5 छात्र। 1 मिलीमीटर का मतलब है 5 छात्र, तो 2 मिलीमीटर का मतलब 10 हो जाएंगे, 3 मिलीमीटर का मतलब 15, 4 मिलीमीटर का मतलब 20 छात्र हो जाएंगे, 5 मिलीमीटर का मतलब 25 होंगे और 6 मिलीमीटर का मतलब होगा 30। कक्षा 1 में देखिए छात्रों की संख्या, ये 25 और 30 के बीच में है, तो यहाँ पर हम 25 और 3 के बीच में बीचों बीच 27 मान लेते हैं। तो कक्षा 1 में छात्रों की संख्या 27 है। कक्षा 2 में छात्रों की संख्या देखिए 20 तक है, यहाँ 20। कक्षा 3 में छात्रों की संख्या 20 और 15 के बीच में आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 18 मान लेते हैं। कक्षा 4 में छात्रों की संख्या यहाँ पर देखिए 25 है। कक्षा 5 में छात्रों की संख्या है 20। यहाँ पर ये हम 19 और इसके बीच में है, ये 19 के और 15 के बीच में है। यह ग्राफ यहाँ पर ये 20 से ज्यादा है, देखिए ये वाला हम मान लेते हैं 20 से थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर 21 मान लेते हैं। और जो 5 वाला ग्राफ है वो 20 के सामने है बिल्कुल, तो यहाँ पर 20 मान लेंगे। तो सबसे कम छात्र किस कक्षा में है? सबसे कम छात्र हैं कक्षा 3 के, तो यहाँ पर कक्षा 3 पहले लिखेंगे। फिर उससे अधिक छात्रों वाली कक्षा कौन सी है? 3 के बाद देखिए 18 के बाद होगा 20, तो फिर आ जाएगा 5। 5 से कक्षा 5 से ज्यादा छात्र हैं कक्षा 2 में, तो यहाँ 2 आ जाएगा। कक्षा 2 से ज्यादा छात्र हैं कक्षा 4 में, तो यहाँ कक्षा 4 आ जाएगा। फिर 4 से अधिक है यहाँ पर कक्षा 1 में, तो ये कक्षा 1 आ जाएगा। तो छात्रों की संख्या के आधार पर हमने सभी कक्षाओं को बढ़ते क्रम में लिख दिया है। सबसे कम छात्र कक्षा 3 में है और सबसे अधिक छात्र कक्षा 1 में है। तो प्रश्न संख्या 3 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 21 भी कंप्लीट हो चुकी है।